नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू कुमार पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मोनू स्टडी के इस चैनल पर। आज के हम इस वीडियो में वर्ग और वर्गमूल के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बिना विलंब किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले वर्ग के बारे में जान लेते हैं। तो वर्ग के बारे में जानने से पहले हम पूर्ण वर्ग संख्या क्या है इसका हम डिफिनेशन बताएंगे। तो किसी संख्या के उसके स्वयं से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होता है वह उस संख्या का पूर्ण वर्ग कहा जाता है। जैसे ये देख लीजिए, 5 के स्क्वायर बराबर 5 गुना 5 बराबर 25, 6 के स्क्वायर बराबर 6 गुना 6 बराबर 36। इसी प्रकार से 12 के स्क्वायर बराबर 12 गुना 12 बराबर 144। यहाँ हम बताते चले, कोई भी स्टूडेंट हो उसे कम से कम 1 से 30 तक के संख्याओं को वर्ग याद कर लेना चाहिए। ये बहुत काम की बात है। जैसे 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 7 का वर्ग 49, 11 का वर्ग 121, 20 का वर्ग 400, 25 का वर्ग 625। इसी प्रकार से 30 तक का वर्ग अगर हमें याद है तो ये मैथमेटिक्स में बहुत ही काम देता है। अब हम ये जान लेते हैं कि दो पूर्ण वर्ग संख्या के बीच, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या के बीच वह कितनी संख्याएं आती हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। जैसे मान लीजिए, ये देखिए, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। तो 9 और 16 के बीच कितनी ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है? तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 यानी कि 6। ये तो हमने गिनती करके पता कर लिया, लेकिन इसका भी कुछ रोचक तथ्य है। देखिए, 3 का वर्ग है 9 और 4 का वर्ग है 16। 3 और 4 में छोटा कौन है? 3 और 4 में 3 छोटा है, तो 3 को हम n मान लेंगे। और 3 को n मानने के बाद 2n, 2 गुना n कर देंगे, यानी कि 3 गुना 2 या 2 गुना 3 बराबर 6। यानी कि 6 ऐसी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। इसी प्रकार से 144 और 169 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है? तो 144 12 का वर्ग है और 169 13 का वर्ग है। तो हम इनमें से छोटा देखेंगे कौन है, तो छोटा 12 है। तो 12 को n मान लेंगे। 2n बराबर 12 गुना 2 बराबर 24। यानी कि 144 और 169 के बीच 24 ऐसी संख्याएं हैं जो कि पूर्ण वर्ग नहीं है। तो दोस्तों, है ना ये रोचक बात? अब हम आगे बढ़ते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या निकालने के लिए अब हम कुछ रोचक गुणनफल के बारे में जानेंगे जो कि पूर्ण वर्ग निकालने के लिए सहायता देगी। जैसे देखिए, 32 का अगर हमें पूर्ण वर्ग निकालना है तो गुना करने में थोड़ा दिक्कत होती है। तो चूंकि हम पढ़ चुके हैं कि a प्लस b के होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ 30 प्लस 2 के होल स्क्वायर कर देंगे। 30 को a मान लेंगे
और 2 को b मान लेंगे, तो हो जाएगा 30 के होल स्क्वायर प्लस 2 गुना 30 गुना 2 प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 900 प्लस 30 दूनी 60 दूनी 120 प्लस 4। तो 900 और 120 जोड़ेंगे तो 1020 होगा, और उसमें 4 जोड़ देंगे तो बराबर हो जाएगा 1024, यानी कि 32 का वर्ग होगा 1024। इसी प्रकार से कोई भी संख्या हम लेकर के a प्लस बी के होल स्क्वायर पर निकाल सकते हैं। अब हम एक और पूर्ण वर्ग का गुणनफल का रोचक तथ्य जानते हैं। कोई भी संख्या का इकाई स्थान यदि 5 हो, जैसे देखिए ये 2 संख्याएं हैं 35 और 115, इसके इकाई स्थान में 5 है। तो देखिए 35 को ऊपर लिखेंगे, फिर 35 को नीचे लिखेंगे और तब इसका वर्ग निकालेंगे। तो 5 में 5 से गुना करेंगे तो 5 5 है 25, 25 को लिख देंगे। उसके बाद क्या है 3 है, 3 के बाद वाली संख्या लेंगे परवर्ती संख्या, तो 3 के बाद वाली संख्या होती है 4, 4 में ये नीचे 3 से गुना कर देंगे, 4 में 3 से गुना करेंगे तो 12 लिख देंगे, यानी कि 35 का वर्ग क्या होगा 1225। और ये देखिए ये 115 है, नीचे भी इसके 115 लिखेंगे, 5 में 5 से गुना कर देंगे तो 25। अब इधर देखिए बच जाता है 11, 11 के ठीक बाद वाली संख्या लेंगे 12, 12 में नीचे क्या है 11, 11 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 132, लिख देंगे 132, यानी 115 में 115 से गुना करने पर आया 13,225। तो है ना ये भी एक रोचक बात। अब दोस्तों यहाँ पर एक बात बताते चले कि कई क्वेश्चंस में आते हैं कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो यहाँ बता दें कि जिस संख्या का इकाई स्थान पर 2 हो, 7 हो और 8 हो, तो समझ जाइए कि वह संख्या कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती है। यह भी एक रोचक बात है। अब हम क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के बारे में जानेंगे। जैसे देखिए 1 + 3 + 5 + 7, यहाँ ध्यान रखना है कि विषम संख्या क्रमागत होनी चाहिए। तो इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 3 × 1 = 4, 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 16 आता है। तो ये तो हमने गिनती कर लिया, लेकिन इसका एक ट्रिक है। क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल बराबर होता है n²। तो ये कितना है 1, 3, 5, 7, टोटल 4 है। n² बराबर हम 4 स्क्वायर कर देंगे, 4 × 4 बराबर 16। इसी प्रकार से अगर कोई पूछे कि प्रथम 10 विषम संख्याओं, प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, n² बराबर हम 10 के स्क्वायर कर देंगे बराबर 100 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 विषम संख्याओं का योगफल 15 × 15 बराबर 225 हो जाएगा। ये प्रथम क्रमागत विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो ये था क्रमागत विषम संख्याओं के योगफल के बारे में। अब हम पाइथागोरस त्रिक के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पाइथागोरस परिमेय का परिभाषा भी बताते चले कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजाओं का वर्ग, माफ कीजिएगा, समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग
अन्य छोटी दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। पिछली कक्षाओं में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ देखिए 3, 4, 5 हम पाइथागोरस ट्रिक वाले संख्याओं को ले लेते हैं। यहाँ समझाने के लिए a² + b² बराबर c²। a और b समकोण त्रिभुज के छोटी दो भुजाएं हैं और c सबसे बड़ी भुजा है। तो यहाँ लिखते हैं 3k² + 4k² बराबर 5k²। 3k² बराबर 9 होगा, 4k² 16 होगा, बराबर 5k² 25 होगा। तो 16, 9, 25 बराबर 25। यहाँ LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो जाता है। यानी कि ये पाइथागोरस त्रिक वाली संख्याएं हैं। तो ये तो मैंने जानबूझ कर दिया था कि ये संख्याएं पाइथागोरस त्रिक वाली हैं। अब हम कैसे जानेंगे कि कौन सी संख्या पाइथागोरस ट्रिक पर सेट होती है या नहीं? यदि हमें कोई छोटी विषम संख्या मिलती है, जैसे मान लीजिए 5 मिला, तो अन्य दो संख्याएं क्या होंगी? 5 के बाद पाइथागोरस त्रिक वाली अन्य दो संख्याएं क्या होंगी? तो इसका भी एक रोचक तथ्य है जो कि हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम 5 को स्क्वायर कर देंगे, उसके बाद हाफ करेंगे, बटा 2। तो 5k² 25/2 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 12.5। अब 12.5 के ठीक पहले वाली राउंड फिगर में संख्या क्या है? 12 है, 12 लिख लेते हैं। और 12.5 के ठीक बाद वाली राउंड फिगर में संख्या क्या है? 13 है। यानी कि हो जाएगा 5, 12, 13। ये पाइथागोरस ट्रिक वाली संख्याएं हैं। ये ट्रिक कब लागू होगा? जब संख्या विषम होंगी तब ये ट्रिक लागू होगा। जैसे मान लीजिए 7 है, यहाँ पर वर्गोली भी बता देते हैं। जैसे मान लीजिए 7 है, तो 7 के स्क्वायर करेंगे 49, 49 का हाफ करेंगे 49/2 तो 24.5। यानी कि 24.5 है तो 24, 25 हो जाएगा। यानी कि 7, 24, 25। इस तरह से हम अगर कोई छोटी संख्या विषम मिले, अगली दो संख्याएं जो कि पाइथागोरस त्रिक से बिलोंग करती हो, हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं सम संख्या अगर कोई मिले, जैसे 8 है, पहली संख्या छोटी संख्या 8 है, तो अगली दो संख्याएं क्या होंगी? इसका भी एक ट्रिक है। हालांकि एक फार्मूला भी होता है, m² + 1 और m² - 1, लेकिन उसको छोड़ देते हैं। हम केवल कॉन्सेप्ट को समझते हैं, समझना बढ़िया से। जैसे 8 है, सबसे पहले 8 को हाफ कर देंगे, 8/2 कर देंगे, तो बराबर हो जाएगा 4। तो देखिए 4 लिख लेते हैं। अब हम 4 को स्क्वायर कर देंगे। 4 को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 16 होगा। अब 16 के ठीक बाद वाली संख्या 16 + 1 बराबर क्या होगा? 17। और 16 के ठीक पहले वाली संख्या 16 - 1 बराबर क्या होगा? 15। यानी कि हो जाएगा 8, 15, 17। ये पाइथागोरस त्रिक वाली संख्या। ये त्रिक कब लागू होगा? जब पहली छोटी संख्या सम होंगी, सम संख्या के साथ ये त्रिक लागू होगा। यहाँ एक रोचक बात और बताते चले कि कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से
कौन सी संख्याओं के समूह पाइथागोरस त्रिक है या नहीं है। तो देखिए, अगर छोटी संख्या विषम होगी, जैसे 5 है, ऊपर मैंने बताया है 5 है, तो अन्य दो संख्याएं लगातार होंगी। जैसे 5 है तो 12 13 है, 7 है तो 24 25 है। ऐसा नहीं है कि छोटी संख्या 5 है तो 12 14 हो जाएगा, या 7 है तो 24 26 हो जाएगा, नहीं। 5 है तो देखिए 12 13 है, लगातार है। 7 है 24 25 है। अगर 11 होगा तो 60 61 होगा, लगातार होगा। और अगर छोटी संख्या पाइथागोरस त्रिक में सम है, जैसे 8 ले लेते हैं, तो अन्य दो संख्याएं गैप करके होंगी, एक संख्या का गैपिंग होगा। जैसे देखिए यहाँ पर 8 है, तो अगली दो संख्या क्या है, 15 17, बीच में 16 नहीं है। 8 है तो क्या है, 15 17। ऐसा नहीं है कि 8 छोटी संख्या है तो 15 16 हो जाएगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि छोटी संख्या सम है। अगर पाइथागोरस त्रिक में छोटी संख्या सम है तो अगली दो संख्याएं ये कंफर्म है कि एक का गैपिंग होगा। जैसे 8 है तो 15 और 17 है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में सिर्फ वर्ग के ही बारे में जाने हम, और पाइथागोरस त्रिक चूंकि ये भी वर्ग और वर्गमूल से संबंधित है, इसके बारे में हम लोगों ने जाना। अगले वीडियो में हम जल्द ही मैं वीडियो दूंगा, उसमें वर्गमूल के बारे में हम लोग जानेंगे। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट।